आरएसएस भाजपा के लोगों को सत्ता से बेदखल करके यहाँ बहुजनों का राज स्थापित करना है। अब ईवीएम और तमाम तरह की जो चोरियां वोटों की जा रही है, उनके खिलाफ भी आंदोलन अब स्टार्ट होगा। आप लोग तैयार हो जाइए। आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, गुलाम। महिलाओं की गलती से रेप नहीं होते हैं, 6 साल की बच्ची के कपड़ों से रेप नहीं होते हैं। ये दरिंदगी ये यहाँ घुसी होती है, इससे रेप होते हैं। बहन बेटियों माताओं के सम्मान के साथ देश में रहने वाली प्रत्येक महिला, किसी जाति धर्म की, उसके सम्मान की रक्षा करना ही एक पुरुष का दायित्व है, कर्तव्य है। लेकिन ये भेड़िए कौन है जो ये सब चीजें कर रहे हैं? तो ये भी ऐसे ही मानसिक बीमारी से ग्रसित लोग हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा, एक रोटी कम खाना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। हम तो उस बात को समझते हैं, उसकी महत्ता को समझते हैं। 9 मई 2017 को एक आंदोलन था और सरकार ने, प्रशासन ने उस आंदोलन में सहयोग नहीं किया। पुलिस प्रशासन ने और सरकार के लोगों ने अपराधियों को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए और भीम आर्मी के लोगों ने आंदोलन में अग्रणी भूमिका अदा की। बहुजन समाज के लोगों ने अग्रणी भूमिका अदा की। अपराधियों को बचाने के लिए सरकार ने निर्दोषों पर मुकदमे कायम किए, जिनमें से एक मैं भी था। उसके बाद 8 जून 2017 को मेरी गिरफ्तारी हुई। 2 नवंबर 2017 को मुझे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल मिल गई। मेरी जमानत याचिका स्वीकार हो गई और जमानत याचिका में लिखा गया, मेरे ऑर्डर में, जज साहब द्वारा, कि भाई राजनीति से प्रेरित होके झूठे मुकदमे किए गए, इन मुकदमे में कोई सच्चाई नहीं। और फिर 3 नवंबर की सुबह लगभग 4:30 बजे करीब मेरे पास एक आदेश आया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपके ऊपर लगा दिया गया, आप 12 महीने के लिए बाउंड रहेंगे जेल में। तो ठीक है, सरकार की मर्जी है, सरकार लगा दे। उस दिन पहली बार राजनीतिक सत्ता, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों के हल खोल सकती, आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती। फिर कभी कोर्ट, कभी तारीख, बीमार हुआ तो इलाज बंद, जज साहब से कोर्ट में कहा तो तारीखें बंद। फिर 2 अप्रैल का हादसा हुआ, मैं 8 दिन, 2 अप्रैल का आंदोलन, उसके बाद तमाम तरह से मुकदमे, गिरफ्तारी। अब मुझे लगा कि इस देश में संवैधानिक दृष्टिकोण से मैं अपने आंदोलन को आगे बढ़ाता हूं, तो मैंने जेल में भूख हड़ताल कर दी 6 अप्रैल से। 14 अप्रैल तक 8 दिन लगातार भूख हड़ताल चली, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन आया जो आज है, 13 सितंबर, और मुझे पता लगा कि सरकार ने मेरा एक मुकदमा जो रासुका का था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का, उसको हटा दिया है। बाकी सभी मुकदमे जुगे तू हैं। तो आज इस समय लगभग वो सूचना मेरे पास आ गई। फिर उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रात को 2:30 बजे किसी व्यक्ति को छोड़ा गया। उनका इरादा सुबह छोड़ने का था, लेकिन जिस तरह के भीड़, जिस तरह के समर्थक, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का भाईचारा बाहर बना, तो सरकार की नींद हराम होगी। सरकार ने सोचा कि रात को ही छोड़ दो। और जब मैं घर लौट रहा था, कुछ साथियों को चोट भी लगी। और ये वो दिन है कि जब ये तय किया गया, लाइफ में आदमी के पास चुनने का मौका होता है, तो हमने तय किया कि
अब जीवन के अंतिम क्षण तक सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन और बाबा साहब के संविधान को लागू कराने के आंदोलन को चलाना। इस बीच में जब मैं जेल में रहा तो हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जेल में रहे। हमारे साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सहारनपुर के लोग, मुजफ्फरनगर के लोग, हमारे नौजवान नेता, तमाम लोग वहां बंद थे। एक एक दिन कार्यकर्ताओं का आना, बहनें, माताएं, परिवार के लोग, और मुझे रिहा कराने के लिए कई आंदोलन भी हुए। अपनी मेहनत की कमाई से हमारे लोगों ने आंदोलन की। जब मैंने भूख हड़ताल शुरू की तो उस समर्थन में बहुत सारे गांव में भूख हड़तालें शुरू की गई। आज मैं इस अवसर पे उन सभी साथियों को, चाहे आज वो हमारे साथ हैं या नहीं है, या वो साथी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस आंदोलन में मदद की, मैं उन सब साथियों का धन्यवाद करता हूं। और आज तक का जितना भी पहचान संघर्ष बन पाया, मैं इसका पूरा श्रेय उन सभी साथियों को देता हूं कि आपकी मेहनत से, आपके संघर्ष से भीम आर्मी को एक पहचान मिली। पूरी दुनिया में भीम आर्मी ने नाम कमाया। ये आंदोलन अभी अधूरा है। इससे जिस लक्ष्य के लिए इस आंदोलन को तय किया गया था, भीम आर्मी भारत एकता मिशन को, वो पूरा नहीं हुआ। देश के बहुजन समाज के लोगों में एकता नहीं बनी। एजुकेशन का जो काम हमने शुरू किया था स्कूल खोलने का, वो काफी बड़े पैमाने पे हम लोग सफल हो पाए, क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जब हमारे लोगों ने एजुकेशन लेनी शुरू की और हमने देखा कि बुनियादी रूप से तब सभी सरकारों ने मिड डे मील और तमाम तरह की योजना चला के हमारे लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास कर लिया है। महंगी पढ़ाई, महंगे स्कूल और एक तरफ प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई खत्म कर दी गई। तो जो भीम आर्मी के लीडरान द्वारा जो तय किया गया कि स्कूल कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, वो बड़े पैमाने पर खुले। मैं आज भी आपसे उम्मीद करता हूं कि उस काम को जारी रखिए। ये हमारा पहला काम था। दूसरा काम था हमें, जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें रास्ता दिखा के गए 22 प्रतिज्ञाओं में और तमाम तरह से भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 51 में जो मूल कर्तव्य हैं उसमें, कि हमें अंधविश्वास, पाखंडवाद जिसके शिकार हम लोग होते हैं, तमाम तरह के वो त्योहार जिनके नाम पे हमारे लोगों का शोषण किया जाता है, उनसे दूरी बनानी चाहिए। और आज भी भीम आर्मी के लोग उस काम कर रहे हैं। मैं भीम आर्मी के सभी साथियों से कहना चाहता हूं, पूरे देश में और दुनिया में जो भीम आर्मी के समर्थक साथी हैं, आज नेपाल से भी भीम आर्मी से जुड़ने के लिए लोग आए थे। अब नेपाल में भी भीम आर्मी का काम शुरू होगा। जल्द ही जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। अंबेडकरवादी आंदोलन पूरी दुनिया में, बस वहां शोषित लोगों के नाम बदलते हैं, उनके रंग बदलते हैं, उनके कद बदलते हैं, उनकी भाषा बदलती है। लेकिन ये एक ऐसा समय है जहां हिटलर शाही हावी पूरे देश में, भारत के अंदर और दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही। मैं आपसे यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुछ साथी अभी कहते हैं कि जब तक भीम आर्मी थी हमारा पूरा समर्थन था, लेकिन जब से पार्टी बनाई हमारा समर्थन कम हो गया। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिन दलों ने हमें तब भी स्वीकार नहीं किया, तब भी हमें एजेंट और पता नहीं तमाम तरह की बातें कह के हमसे दूरी बनाई, वो आज भी दूरी बनाए हुए। उन्होंने कभी हमें स्वीकार नहीं किया। इसके गवाह आप खुद हैं। कभी किसी पार्टी ने जिसके लिए आपने खून पसीना दिया, जिसके लिए आपने संघर्ष किया, जिसको वोट दिया, कभी उसने आपका समर्थन एक दिन किया हो? आजाद समाज पार्टी बनाने से पहले कुछ गलतफहमी आपको दूर करनी चाहिए। कभी उस दल के एक नेता ने आपके लिए ये नहीं कहा कि नहीं, भीम आर्मी अच्छा काम कर रही है, भीम आर्मी के लोग संघर्ष कर रहे हैं, नौजवान बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये चीजें अब खोखली हो चुकी है। मैं समझता हूं कि भीम आर्मी के साथियों से मैं निवेदन करता हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, जैसे मैं बाबा साहब के लिए कहता हूं कि आप थे तो हम हैं,
लेकिन मैं तो आपसे भी कह रहा हूं, आप हैं तो हम हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो आपकी वजह से हैं। और मैं ये समझता हूं कि अभी आंदोलन जिस दृढ़ संकल्प के साथ, जिस उद्देश्य के लिए चलाया था, वो पूरा नहीं हुआ। तो आप लोगों को गांव गांव में स्कूल, छोटे छोटे स्कूल खोलने चाहिए। एजुकेशन की महत्ता को लोगों को समझाना चाहिए। जैसे हम वोट की वैल्यू को समझाते हैं, ऐसे एजुकेशन क्यों जरूरी है, इस बात को समझाना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट करता हूं, आज महत्वपूर्ण दिन कि जिस तरह सरकार निजीकरण कर रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार का मुख्य उद्देश्य निजीकरण करके सरकारी नौकरियों को खत्म करना है। सरकारी नौकरियां खत्म, रिजर्वेशन खत्म। इस पे अपर कास्ट के लोग कभी कभी खुश होते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। अब तो आपके पास भी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण है। आपको पता लग गया होगा कितने जो है इनकी आरक्षण की वजह से कितने आपके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, और कितने अयोग्य लोग जो है नौकरियों पर जा रहे हैं। अरे सर, ये सिर्फ आपके गलतफहमियां, इसको दूर कीजिए। रिप्रेजेंटेशन है कि किस समाज की कितनी भागीदारी सिस्टम में है, क्योंकि जब एक जैसी विचारधारा के लोग कहीं बैठ जाएंगे तो उससे विपरीत विचारधारा के लोगों का शोषण ही होगा, चाहे उनको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण की व्यवस्था की गई कि हर वर्ग की, जो प्रदेश और देश में रहने वाले हर वर्ग के लोग की हिस्सेदारी हो, जो उनके साथ अन्याय ना हो, उनके लिए नीतियां बने, उनको आगे बढ़ने के रास्ते मिले, उस समाज का सामाजिक आर्थिक विकास हो। तो जिस तरह से सरकार निजीकरण का मुख्य उद्देश्य, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनके आरएसएस के नेता ये कहते थे कि हम आरक्षण को इतना निष्क्रिय कर देंगे कि इसका रहते भी कोई फायदा नहीं होगा। आज उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। जब सरकारी डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे तो सरकारी नौकरी कहां रहेगी, और जब सरकारी नौकरी रहेगी तो आपको आरक्षण व्यवस्था के थ्रू आपको कौन नौकरी देगा। फिर वास्तविक हालात हो जाएंगे, अगर आज आरक्षण के बिना, सरकारी डिपार्टमेंट के बिना अगर आपको किसी महकमे को देखना है तो हम पे है। ये सफाई कर्मचारी व्यवस्था आप देख लीजिए कि क्या मिलता है उसमें और कितनी तनख्वाह मिलती है, कितना काम करना पड़ता है। निजीकरण गुलामी। जब भी आप छुट्टी मांगोगे तो प्राइवेट सेक्टर वाला कहेगा कि चलिए घर जाइए। आप कहोगे मेरी बहन बीमार है, दवाई के मुझे इलाज के लिए थोड़ा समय चाहिए, तो वो कहेंगे घर जाइए। आपके बाद बहुत लोगों की लाइन लगी हुई है। आप कहेंगे मेरी बहन की शादी समय चाहिए, नहीं मिलेगा। माँ बीमार है, नहीं मिलेगा। पिता बीमार है, नहीं मिलेगा। कहीं परिवार के साथ और किसी उसमें जाना, नहीं मिलेगा। आप डिप्रेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ काम चाहिए। प्राइवेट सेक्टर है, वहां कोई जवाबदेही नहीं। मैं सचेत कर रहा हूं पूरे देश में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों को कि इस देश के दलित पिछड़े वर्ग के लोग को गुलाम बनाने की साजिश आरक्षण व्यवस्था है। और मैं मिला था नेपाल के लोगों से, वो हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उनको भी समझ आया कि हिंदू राष्ट्र बनने से कुछ नहीं हुआ। उनकी तरक्की के रास्ते रुके और एक वर्ग का कब्जा उस पर बना रहा, शोषण हुआ। इस वजह से उन्होंने डेमोक्रेटिक वे को अपनाया और वहां पर संविधान दिया नेपाल में। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तमाम तरह की चीजें, ये सब चीजों का एकमात्र उद्देश्य ये है कि दलित पिछड़े वर्ग के लोगों में जो सामाजिक आर्थिक उन्नति उनकी बनी है, राजनीतिक चेतना जो उनके अंदर आई है, वो हिस्सेदारी की लड़ाई जो लड़ने लगे हैं, तो जब भी वो हकदारी की बात करें तो उनको धर्म की चाशनी चटा के उनको घर बिठा दो। इसलिए सारे सिस्टम पे काबिज 80% आबादी, जिसको ये तथाकथित हिंदू कहते हैं, उनको कहा जाता है कि वो खतरे में। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भीम आर्मी के साथियों से कि पढ़ाने का, पढ़ने का काम बंद ना करें। मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूं। मैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी वर्करों से, हमारे लीडरान से अपील करता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं से, कि बाबा साहब ने भी कहा था ना, मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं, मैं किताबों में हूं। तो बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़ें, ज्योतिबा फूले के लिटरेचर को पढ़ें, जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर के लिटरेचर को पढ़ें, संत गाडगे जी महाराज, पेरियर रामानंद स्वामी नायकर को पढ़ें, नारायण गुरु को पढ़ें। हमारे महापुरुषों ने कहा एक रोटी कम खाना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। हम तो उस बात को समझते हैं, उसकी महत्ता को समझते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार आपको इसलिए दिलाया था कि वोट की ताकत से लोकतंत्र है, जिसके पास ज्यादा वोट होगा उसका राज आ जाएगा। उन्होंने इसके साथ ये बात कही, एडल्ट फ्रेंचाइजी के साथ इन्होंने वयस्क मताधिकार का दिलाने के साथ इन्होंने, बाबा साहब ने बात कही कोर्ट की कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है। आज के बाद राजा जो है वो आपकी वोट से तैयार होगा, बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। तो मैंने पहले भी कहा कि अब जो लड़ाई है ना, सीधे तौर पे
ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम से वोट की चोरी नहीं होने दी जाएगी। क्योंकि जो ये नेता लोग हैं ना, जो आप सम्मेलन वगैरह करा रहे हैं, बाद में जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम को के पास ठीकरा फोड़ के फिर घर बैठ जाएंगे। बाद में कहेंगे ईवीएम से हरा दिया गया, लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे। तो हम लोग ईवीएम के खिलाफ भी लड़ेंगे, हम पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना के लिए भी लड़ेंगे। अब मैं 19 तारीख में शामिल हूंगा सरदार सेना के प्रोग्राम में, अंबेडकर नगर, वहां की यूनिट के लोगों को मैं यही के माध्यम से बता दे रहा हूं, बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा बता दिया जाएगा। अंबेडकर नगर जो पिछड़े वर्ग के हमारे सरदार सेना के जो लोग हैं, वो साथी जो हैं, वो पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए वो एक रैली निकाल रहे हैं, मैं उसमें शामिल हूंगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इसलिए हैं कि आपने हमें बनाया, मगर इस समाज को हम सही रास्ता दिखा सकें। तो कुछ दिन पहले ऐसा हुआ जिसकी मैं आपसे अपील करता हूं कि मृत्यु भोज पे पाबंदी लगनी चाहिए। और ये आप अगर ये सोचेंगे कि चलिए कोई और बंद करेगा, तो मैं समझता हूं, आपका भाई होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूं, और मैं कोई गलत अपील नहीं करता हूं, इस समाज को ये बुराइयां छोड़नी चाहिए। एक तो किसी के घर में डेथ होगी, उनका परिवार का उनका चाहने वाला व्यक्ति चला गया, फिर समाज का ये प्रेशर कि वो लोग उसकी अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन बाद या 3 दिन बाद खाना करें और ये सब चीजें करें और एक बड़ी भीड़ जाए। तो हमारी गुलामी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, तमाम तरह के जो पाखंडवाद को हमने स्वीकार किया हुआ। जितना पैसा हम पूरे साल में बचाते हैं, वही पैसा हम तमाम तरह के झूठे और पाखंडवादी त्योहार पे खर्च कर देते हैं। आप सबकी प्रायोरिटी यही थी कि अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ा जाए। सदगुरु रविदास जी महाराज के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि यूएनओ के चार्टर में है, ऐसा चाहूं राज में जो बिले सबनुअन, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जिसमें कोई गम ना हो, भय ना हो, लूटपाट ना हो, चोरी चकारी ना हो, किसी को कपड़े की, किसी को रोटी, किसी तरह की समस्या, सबके सर पे छत हो, प्रेम भाईचारा बने। ऐसा राज जो संविधान में लिखे गए, जो बेगमपुरा राज जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा, सबको बराबरी के अधिकार दिए, भाईचारा बनाया। और वो ये भी कहते हैं, मैं पंजाब जाता हूं तो वहां ये बहुत बार कहा जाता है, सत्संगत मिल रही है माधु जैसे मधुमक्खीरा, कि ऐसे मिलकर रहना जैसे मधुमक्खी रहती हैं, कि अगर एक पे कोई हमला कर दे तो पूरा झुंड उनकी तरफ चल पड़ता है ताकत बने में। लेकिन एकजुट तो नहीं होते। मेरा तो प्रयास रहता है सभी संगठनों से बात करके उनको एकजुट करने का, कि वो लोग एकजुट हो जाएं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं वास्तविक मुद्दे पर दोबारा आता हूं। भीम आर्मी के लोगों से, आजाद समाज पार्टी के लोगों से, देखो तमाम लोग बंद कर रहे हैं। जाट समाज ने बंद कर दिया, गुर्जर समाज ने बंद कर दिया, सैनी समाज ने बंद कर दिया, पटेल कुशवाहा समाज ने, मौर्य समाज ने, प्रजापति पाल समाज ने, ये जो बहुजन समाज है, इन लोगों ने कर दिया। अब तो उच्च जाति के लोग जो खुद तथाकथित है वो भी बंद कर रहे हैं, वो भी इसको गलत मान रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नौजवान साथियों से मेरी अपील है कि मृत्यु भोज को आप अस्वीकार करें, इसको त्यागें। मेरी तो बहुत सारी अपील है आपसे। दहेज और तमाम तरह की चीजें, इनको बंद करें। समाज में अव्यवस्था फैल रही है। हम लोग वो सीख रहे हैं जो दूसरे लोगों का काम था, जिसके परिणाम अंत बुरे होते हैं, जबकि हमें वो सीखना है जो हमारे रहबर लिख कर गए हैं, बता कर गए। मैं आपसे अपील करता हूं, एक ही दिन जाया करें जिस दिन डेथ हो, और खाली दुख का समय पानी पी के चले आया करें। तीसरे दिन बाद तीजा करने की और फिर 10-13 दिन बाद 13वीं करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कुछ ऐसा आपको इस तरह का आपने कुछ किया भी है तो उसमें विचार गोष्ठी किया कीजिए, समाज की तरक्की के रास्ते कैसे खुलें एक दूसरे। भीम आर्मी इसीलिए तैयार की गई थी कि वो गांव गांव जाके अपने बहुजन समाज के लोगों से कुरीतिया पाखंडवाद को खत्म कराएं, लोगों को समझाएं। इसलिए नहीं की गई थी। लेकिन ये तो उस दिन की एक घटना ने मेरा पूरा दिमाग हिला दिया कि भाई पहले इतना आर्थिक नुकसान कि जा रहे हैं कपड़ा वपड़ा लेके और फिर वो कपड़ा खराब हो जा रहा है, फिर उसके बाद दूसरा उनसे तीजा 13वीं और ये सब चीजें, और फिर वो महिला जो हमारे परिवार की, जिसको हम सम्मान से देखते हैं, जिसके लिए हम तमाम तरह से सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, उसको जंगल भेजेंगे कि जय वहां कपड़े वपड़े नहा के आइए चेंज करके। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप मुझ में विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं कि हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब और अपने महापुरुषों के अंदर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये तमाम तरह कुरीतियों को त्यागे।
रेप में जब रेप होता है ना तो बच्चों की गलतियां नहीं होती है। जो लोग ये तर्क देते हैं कि महिलाओं ने छोटे कपड़े पहने इसलिए रेप हुआ, रेप इसलिए होता है कि आपके यहां गंदगी भरी हुई है, आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, गुलाम। महिलाओं की गलती से रेप नहीं होते हैं, 6 साल की बच्ची के कपड़ों से रेप नहीं होते हैं, ये दरिंदगी ये यहां घुसी होती है, इससे रेप होते हैं। ये जो महिलाओं को 2म दर्जे का नागरिक और सिर्फ जो है ना अपनी स्वार्थ की पूरा करने की सामान जो आप लोगों ने समझा, इसकी वजह से होता है। हम सबके घर में बहन बेटियां हैं। मैं अभी बात कर रहा था, एक मामला हुआ है बिजनौर में, मैं उनके परिवार से बात कर रहा था कल। एक मामला हुआ है महाराष्ट्र में, उसमें साकानाकी में। मैंने आज उनसे भी, आई से भी बात की। ये जो रेप हत्या पूरे देश में होती है, तो ये करने वाले लोगों की गलती है, वो अपराधी हैं। और सहना उस बच्ची को पड़ता है जिसके साथ होता है, उसको लोग गलत निगाह से देखते हैं। वो उसको समाज में आंख झुका के चलना चाहिए, जलना उसे चाहिए जिसने ये दरिंदगी की है। क्योंकि सबके घर में बहन बेटियां। मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि एक नई सोच के साथ, बहन बेटियों माताओं के सम्मान के साथ देश में रहने वाली प्रत्येक महिला, किसी जाति धर्म की, उसके सम्मान की रक्षा करना ही एक पुरुष का दायित्व है, कर्तव्य है। लेकिन ये भेड़िए कौन है जो ये सब चीजें कर रहे हैं? तो ये भी ऐसे ही मानसिक बीमारी से ग्रसित लोग हैं। मेरा आपसे निवेदन है, कुरीतियों को त्यागे। आज मैं लगभग 16 महीने बाद अपने परिवार के बीच पहुंचा था, अपने समाज के बीच पहुंचा था। मैंने भी खुली हवा में सांस ली थी। 16 महीने तन्हाई में बंद रहा, तमाम तरह की मानसिक और परेशानियां झेली। ये संकल्प लेके हम लोग निकले, और जब तक अपने गुरुओं, महापुरुषों, रहबरों का सपना, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का कर्ज जो है हम लोग नहीं चुकाएंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अपने जीवन का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पे अपने महापुरुषों का सपना पूरा करके अपने देश को गौरवान्वित करना है, दुनिया में अपने देश का मान बढ़ाना है, अपने प्रदेश का मान बढ़ाना है, अपने प्रदेश में रहने वाले नौजवान भाइयों के लिए, बहनों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है, उनके लिए अच्छे इलाज के लिए अस्पतालों की व्यवस्था करनी है, उनके लिए पढ़ाई के लिए स्कूलों की व्यवस्था करनी है, उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करनी है, उनको आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के रास्ते के लिए तमाम तरह से, चाहे बिजनेस या व्यापार या कुछ भी, लोन, तमाम तरह की चीजों के अवसर प्रदान करके अब इस देश के, इस प्रदेश के पहले उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों के जीवन में, और फिर देश के अंदर ये आरएसएस भाजपा के लोगों को सत्ता से बेदखल करके यहां बहुजनों का राज स्थापित करना है। तो काशीराम साहब कहते थे कि नोटों वाला हारेगा, वोटों वाला जीतेगा। तो अब ईवीएम और तमाम तरह की जो चोरियां वोटों की जा रही है, उनके खिलाफ भी आंदोलन अब स्टार्ट होगा। आप लोग तैयार हो जाइए। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।